नमस्कार, मैं मनोज हिसारी, संपादक न्यूज़ गैलरी समाचार पत्र और न्यूज़ गैलरी चैनल। साथियों, आज हमारे बीच हमारे न्यूज़ गैलरी कार्यालय में पहुंची हैं एक ऐसी हस्ती जिनका एक लंबे समय से राजनीतिक अनुभव, सामाजिक व्यक्ति और पूरे हरियाणा की राजनीति में हर मुकाम हासिल करने वाले पूर्व में गृह मंत्री रहे श्री सुभाष जी बत्रा जी। मैं उनसे लोकसभा चुनाव की चर्चा करूंगा। लोकसभा चुनाव किस तरह चल रहे हैं, क्या भूमिका है, आप चूँकि कांग्रेस से हैं, कांग्रेस पार्टी कहाँ है और किस किस तरह से लोकसभा चुनाव में आप व्यस्त हैं और क्या आपके पास देखभाल है। बत्रा जी। नमस्कार जी। नमस्कार मनोज जी। मैं आज सुबह सरसा में गया था। सरसा से वापस फतेहाबाद में काफ़ी देर ठहरा। अपने मित्रों को, मेरी रिश्तेदारियां भी हैं, मेरा मेल जोल भी है, तो वहाँ से होता हुआ तो मैंने समझा कि सबसे पहले आपको मिलूं, क्योंकि आपको राजनीति का ज़्यादा ज्ञान है। और हिसार में भी मैं रुकना चाहता था कुछ देर के लिए, लेकिन मुझे ज़रूरी काम के लिए वापस रोहतक जाना पड़ रहा है, तो इसलिए मैं आपके बाद सीधा रोहतक जाऊंगा। तो मैं समझता हूँ कि सरसा मैंने काफ़ी टाइम लगाया है। सरसा में तो एक तरफा चुनाव है। वहाँ शैलजा बहन जी के पिताजी चौधरी दलबीर सिंह बहुत पॉपुलर लीडर रहे हैं, वो पेट्रोलियम मिनिस्टर रहे हैं। और शैलजा बहन जी का 15 साल यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री में रहना, आज वो वर्किंग कमेटी की, कांग्रेस की अखिल भारतीय वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं, ऑल इंडिया की जनरल सेक्रेटरी हैं, मोस्ट इंटेलेक्चुअल हैं। तो मैं जितने भी लोगों को सरसा, फतेहाबाद, रानियाँ, रतिया, जहाँ जहाँ भी, टोहाना, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, ये पहली बार मुझे देखने को मिला है कि हर आदमी की ज़ुबान पे शैलजा 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 शैलजा। और कांग्रेस की हवा तो है। कांग्रेस अपने आप में एक बहुत बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, लेकिन शैलजा बहन जी का जो मैंने जिस तरह से लोगों में उत्साह, लोगों के अंदर एक लीडर के प्रति एक कॉन्फिडेंस, हालांकि काफ़ी टाइम के बाद वो सरसा से चुनाव लड़ रही हैं। इससे पहले वो अम्बाला की पार्लियामेंट्री सदस्य रही हैं। तो मैं समझता हूँ शैलजा का जीतना तो 100% सुनिश्चित है। यही बात है। सर, आप छत्तीस बिरादरी से जुड़े हैं, सामाजिक व्यक्ति भी हैं, लेकिन पंजाबी समाज में एक आपका महत्वपूर्ण स्थान है। मैं समझता हूँ कि 1991 से की राजनीति की बात करूँ तो तब से लेकर आज तक पंजाबी समाज आपको पूरा अहमियत दे रहा है। हरियाणा ही नहीं, हरियाणा से बाहर भी। सिरसा जो बेल्ट है, फतेहाबाद सिरसा, वो भी पंजाबी समाज की है। यहाँ पंजाबी समाज के बीच आपको क्या लग रहा है, किस तरह लोग आप जोड़ रहे हैं और क्या संदेश आप लोगों के बीच जाकर दे रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी जो मुझे प्रभाव करने वाली जो बात है, तो मुझे कुछ टेलीफोन नंबर दिए गए जो सरसा में भी, फतेहाबाद में भी, रतिया में भी, जो बीजेपी के जो प्रचार करने वाले जो बड़े लीडर थे, मैंने उनको भी कांटेक्ट किया, जो हमारे समाज से थे। उन्होंने भी मेरे से ये कहा कि ये एक मजबूरी है, हम बीजेपी के लिए प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन शैलजा बहन जी जैसा नेतृत्व, उनके पिताजी 4 बार यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट रहे, 2 बार शैलजा बहन जी वहाँ से मेंबर पार्लियामेंट रही, लेकिन जो चौधरी दलबीर सिंह ने एक छाप छोड़ी है वहाँ, ईमानदारी की, दयानतदारी की, लोक संपर्क की, समाज सेवा की, ये अल्टीमेटली डेमोक्रेसी के अंदर ये चीज़ें बड़ी पे करती हैं। इसी तरह से जैसे हिसार है, हिसार में ओम प्रकाश महाजन अपने आप में बड़े लीडर थे, लेकिन उनके जाने के बाद वो चीज़ हिसार में नहीं रही। इसी तरह से ओपी जिंदल महाजन समाज के बड़े लीडर थे, लेकिन उनके जाने के बाद
उनकी धर्मपत्नी ने, सावित्री जिंदल जी ने अपना स्टेटस बनाया। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो लीडर पब्लिक से जुड़ा रहता है वो कभी नहीं मरता। और मैं आज एक बात आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मैंने पंजाबी समाज की बड़ी वकालत की और इस बात की लड़ाई लड़ी कि आफ्टर पार्टीशन हमारे समाज का आदमी भी मुख्यमंत्री बनना चाहिए, और वो बात हमारी पूरी हुई। मनोहर लाल जी खट्टर मुख्यमंत्री बने, जो रोहतक से हैं, बड़ियानी से हैं, रोहतक से नज़दीक का गांव है। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो आदमी 10 साल चीफ मिनिस्टर रहा हो, आज हमारे समाज में उनके हटने के बाद कोई रिएक्शन आपने देखा, कोई सहानुभूति की कोई लहर आपने देखी? उसके पीछे कारण क्या है कि उन्होंने अपने ही समाज के अंदर किसी को तो अपना उत्तराधिकारी नहीं माना। आप इस बात को भी छोड़ो, जब भी कोई पंजाबियों का डेलीगेशन जाता था तो वो कह देते थे कि मुझे पंजाबी मत कहो, मुझे तो आरएसएस ने बनाया है, मुझे तो मोदी जी ने बनाया है। तो कहने का भाव ये है कि जो अपने घर को भी साथ लेके नहीं चलता। आज आप देखिए चोई देवीलाल कितने बड़े लीडर थे, लेकिन वो सबसे बड़े किसान लीडर भी रहे, अपनी कौम के अंदर भी सबसे बड़े लीडर रहे और आम लोगों से भी जुड़े रहे। वो एक बड़े नेता थे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि पंजाबी अब वापस कांग्रेस की तरफ आ रहा है, उनका रुझान कांग्रेस की तरफ फिर दोबारा से बढ़ रहा है। चौधरी भजन लाल ने 11 मंत्री पंजाबी समाज के बनाए थे। चौधरी भजन लाल ने पंजाबियों का मुखौटा पहन के पूरे प्रदेश के अंदर 11 साल राज किया था, तो उनसे सीख लेनी चाहिए। उन्होंने डीजीपी पुलिस पंजाबी समाज से बनाया, उन्होंने एसएस बोर्ड का चेयरमैन पंजाबी समाज से बनाया, उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन जीएल बत्रा पंजाबी समाज से बनाया। तो जो लीडर अपने समाज का नेतृत्व भी ना कर पाए तो मैं समझता हूँ उस पॉलिटिक्स का भी कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन आज मैंने सरसा में, फतेहाबाद में जो चौधरी दलबीर सिंह, हालांकि दलित समाज के थे, जो पंजाबियों का रुझान सरसा पार्लियामेंट्री हल्के में मुझे देखने को मिला है, बेमिसाल। और इसलिए मैं कहता हूँ कि शैलजा बहुत ज़्यादा भारी मतों से वो विजयी होगी और मेंबर पार्लियामेंट बनेगी। सर, सरसा सीट पे तो आपने बताया कि एक मजबूत दावेदारी और बहुत बड़े मार्जिन से मैडम जीतेंगी। चूँकि आप रोहतक से हैं, वहाँ दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ रहे हैं, आप हरियाणा भी घूम रहे हैं, तो सर मेरा एक सवाल ये कि 10 सीटों पर जो गठबंधन के प्रत्याशी खड़े हैं, कैसा आंकलन आपने पाया और किस तरह लग रहा है कि 10 सीटों पर क्या स्थिति है? देखिए, रोहतक पार्लियामेंट्री सीट का आपने जिक्र किया है, वहाँ से दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। वहाँ भी कांग्रेस के हक में हवा है, बीजेपी के ख़िलाफ़ है। और बड़ी अचरज की बात यह है कि वहाँ से मनोहर लाल जी खट्टर रोहतक से ही हैं, बावजूद इसके वहाँ पे मनोहर लाल खट्टर जी का कोई इम्पैक्ट नहीं है। जो वोट पहले दीपेंद्र हुड्डा को जो पंजाबी क्षेत्र के अंदर मिला था, अब उससे ज़्यादा मिलेगा, मैं यही कहना चाहता हूँ जी। सर, लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद मैं समझता हूँ कि 3-4 महीने का समय मिलेगा, विधानसभा चुनाव भी सिर पर है। इस लोकसभा चुनाव का जो समीकरण बन रहा है और उसके बाद विधानसभा की तैयारियां हो जाएंगी, जो परिणाम आएगा उसमें क्या लगता है, क्योंकि लोगों में एक चर्चा ये भी रहती है कांग्रेस में गुटबाजी है, क्या लोकसभा चुनाव में उसका कहीं नुकसान हो या विधानसभा चुनाव में क्या फ़ायदा मिलेगा, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, एक बात आप मनोज जी गांठ बांध लीजिए, इस बार लोकसभा के अंदर भूपेंद्र हुड्डा को बिल्कुल फ्री हैंड दिया गया है। चाहे प्रभारी की बात हो, चाहे पीसीसी प्रेसिडेंट की बात हो, चाहे स्टार प्रचारकों के बनाने की बात हो, ये एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आपने 1972 का चौधरी बंसी लाल जी का भी टाइम देखा होगा। उस वक़्त भी 90 में से मात्र 3 टिकटें डिसिडेंट ग्रुप को दी गई थी, जबकि उस वक़्त डिसिडेंट बड़ा पावरफुल था।
उसमें जो रणबीर सिंह भूपेंद्र के पिताजी, ब्रिगेडियर रण सिंह, गफ्फार खान, ओम प्रभा जैन, चंद्रावती, बड़े बड़े लीडर थे, लेकिन उनको मात्र 3 टिकटें दी गई थी। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, ये अगर परफॉर्मेंस क्या, आज पूरी स्टेट के अंदर एंटी इनकम्बेंसी चरम सीमा पे है, बीजेपी के खिलाफ चरम सीमा पे है। अगर कांग्रेस, मैं कहता हूँ, बिल्कुल खुल के कह रहा हूँ, एकजुट होकर लड़े तो 10 में से 1 सीट भी बाहर ना जाए। अगर इस माहौल में भी कोई सीट बाहर जाती है तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं दोष कहीं ना कहीं उन लीडरों का है जो लीडर सबको साथ लेके नहीं चल पाए। लेकिन फिर भी आज कांग्रेस के हक में हवा है। आई विश कांग्रेस हर जगह अच्छे मजबूती के साथ लड़ रही है। रिजल्ट क्या आएंगे ये कल की बात है, लेकिन 2 सीटें आप सुनिश्चित मान के चलो। नंबर 1 शैलजा फ्रॉम सरसा एंड नंबर 2 रोहतक फ्रॉम दीपेंद्र हुड्डा। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। सर, मेरा इसमें एक सवाल ये भी था आपसे कि विधानसभा चुनाव सिर पर हैं, लोकसभा का जो रिजल्ट आएगा उसमें विधानसभा चुनाव कहाँ असर करेगी, किस तरह की तैयारियां होगी, उस पर भी थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। देखिए, एक बात को समझ लीजिए, जाटों के बाद पंजाबी दूसरी बड़ी कम्युनिटी है। कभी हमारे 14-14, 16-16 एमएलए होते थे, आज कितने हैं? 1। रोहतक से भूषण बत्रा। बीजेपी के कितने हैं? 9। आज बीजेपी ने 5-5 सीटें पंजाबी समाज को दी हैं, दिल्ली से 2, एक मल्होत्रा साहब को दी है, एक सुषमा स्वराज की बेटी को दी है, एक टंडन चंडीगढ़ से लोकसभा की टिकट दी है, और एक मनोहर लाल जी खट्टर को करनाल से दी है, और एक टिकट पंजाबी समाज के हिंदू खत्री अरोड़ा को पंजाब से दी है। तो मेरे कहने का भाव ये है कि जहाँ 5-5 लोकसभा की सीट, ये सही मायने में अगर सोशल इंजीनियरिंग से कोई चलता है तो वो भारतीय जनता पार्टी चलती है। बीजेपी और कांग्रेस में एक बहुत बड़ा अंतर है। बीजेपी पार्टी को लक्ष्य मान के चलती है और कांग्रेस पार्टी इससे थोड़ी सी हट के, जो कि होना नहीं चाहिए। आपने देखा शिवराज चौहान को 1 मिनट लगा, उठा के बाहर कर दिया। वसुंधरा राजे सिंधिया को 1 मिनट लगा, उठा के बाहर कर दिया। आपने देखा कि एक तरफ तो मनोहर लाल खट्टर जी की तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी मेरी मोटरसाइकिल के पीछे बैठा करते थे, इकट्ठे सोया करते थे, इकट्ठे उठा करते थे, इकट्ठे खाना खाया करते थे, और वो सभा ख़त्म होते ही 4 लाइन की चिट्ठी उनको पकड़ा दी कि आप जाइए और राज्यसभा में इस्तीफा दे आइए। ये तो एक बहुत बड़ी फेयरवेल थी। जब किसी आदमी की रिटायरमेंट होती है ना, तो फिर उसको घर तक छोड़ के आते हैं। ये इसको मान सम्मान समझें या एक पंजाबी समाज के लीडर का तिरस्कार समझें। अगर इतने ही अच्छे थे तो इनको हटाने की क्या जरूरत थी, नैब सैनी को बनाने की क्या जरूरत थी। तो मेरे कहने का भाव ये है कि बीजेपी और कांग्रेस की कार्यशैली में बहुत बड़ा अंतर है। आज पंजाबी समाज बिल्कुल बीजेपी से बेमुख हो चुका है काफ़ी संख्या में, और हर लोकसभा क्षेत्र के अंदर हमारा समाज कांग्रेस उम्मीदवार को बढ़ चढ़ के वोट कर रहा है। नंबर 1, ये एक मिनी रिहर्सल है जो आपने मेरे से सवाल किया है। अगर आगे विधानसभा के अंदर जो हम डिमांड करते आए हैं कि पंजाबी समाज के लोगों को कम से कम 25 से 30 सीटें देनी चाहिए अर्बनाइज सेक्टर के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूंसी आती है, अगर उस फार्मूले पे चलेंगे तो शर्तिया 100% कांग्रेस सरकार बनाएगी और कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सुभाष बत्रा जी, पूर्व में गृह मंत्री रहे, राजनीतिक बड़ा कद है इनका, सामाजिक भी, और पंजाबी समाज के एक बड़े नेता। उन्होंने लोकसभा चुनाव में प्रकाश डालते हुए बताया कि सरसा तो मजबूत है ही, अन्य सीटों पर भी कांग्रेस एक बड़ा मार्जिन लाने जा रही है। और साथ ही उन्होंने चर्चा की कि विधानसभा चुनाव में भी अगर सही तरीके से पंजाबी समाज को साथ लेकर अगर कांग्रेस चलती है
तो बदलाव तो होगा ही होगा और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार अवश्य बनेगी। मैं बत्रा जी का हमारे कार्यालय में आने पर आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।